के दौर में मैं गजल पढ़ रहा था, उस गजल के मुझे एक शेर आज भी याद है। वो था कि जी, वो और लोग थे, देते थे जान उसूलों पर, यहाँ उसूलों जमीन पर। पर अब कोई नहीं मरता। ये जी, जो शेर लिखा है, ये लिखा है डॉक्टर साजिद साहब ने, जो कि हमारे साथ आज स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और मैं शायद बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे उनका इंटरव्यू लेने का आज मौका भी मिल रहा है। तो मैं डॉक्टर साजिद साहब के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो यूनानी दवाओं की प्रैक्टिस करते हैं हिंदुस्तान, जोधपुर में। और करीब करीब उनको 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है, जो कि 35 साल से ही लगभग लिख भी रहे हैं अपनी शायरी, गजल। बहुत सारे अवार्ड जीत चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड्स के वो नॉमिनी में रह चुके हैं, और बहुत सारी सरकारों ने उन्हें जगह जगह काफी बार पुरस्कृत भी करा है उनके काम को लेकर। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साजिद साहब, आप हमसे जुड़े, आपने हमारे लिए समय निकाला। शुक्रिया प्रशांत जी आपका। आपका आपने जो है इतनी चीजों से मुझे नवाजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साजिद साहब, मैं और आपसे दो जगह पर बात करूंगा। पहले तो मैं आपकी जो प्रैक्टिस है, यूनानी प्रैक्टिस दवाओं की, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम जी राइटर डॉक्टर साजिद साहब के पास पहुंचेंगे। तो पहले हम जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर साजिद साहब के पास पहुंचते हैं। और मुझे ये बताइए कि यूनानी दवाएं ये दरअसल है क्या? मतलब पढ़ाई गई है पर अच्छे से पढ़ी नहीं गई है। जी, यूनानी दवाइयाँ भी बेसिकली जो है प्रशांत जी, वही हर्बल से बनती हैं। जो आयुर्वेद का सिस्टम है वही यूनानी का सिस्टम है। बेसिकली अगर आप इंडिया के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करें कि दोनों सगी बहनें हैं, यूनानी और आयुर्वेद, तो इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी। क्योंकि जो जड़ी बूटियां आयुर्वेद में इस्तेमाल की जाती हैं वही जड़ी बूटियां यूनानी में इस्तेमाल की जाती हैं। जितना फायदा आयुर्वेद में उन दवाओं से होता है उतना ही फायदा यूनानी में होता है। और पुरानी से पुरानी बीमारियों में भी यूनानी के अंदर बड़े अच्छे अच्छे इलाज हैं, जैसा कि आयुर्वेद में है। और मैंने बेसिकली आई एम फ्रॉम यूनानी, लेकिन मैंने अपने कुछ कॉम्बिनेशन आयुर्वेद के और यूनानी के जो दोनों मिला के बनाए हैं, उससे मुझे अपनी प्रैक्टिस में जबरदस्त फायदा होता है, मरीजों को जबरदस्त फायदा होता है। और आपकी दुआओं से पूरे इंडिया से मरीज मेरे पास आते हैं। डॉक्टर साजिद साहब, जैसा कि आपने बताया कि दोनों सगी बहनें हैं, आयुर्वेद भी और यूनानी भी। पर समस्या ये है कि यूनानी अभी आयुर्वेद की जितनी उतनी जागरूकता देश में नहीं है। तो उसके लिए आप, मैंने सुना है कि काफी काम कर रहे हैं। तो किस तरीके का काम अभी जागरूकता के लिए हो रहे हैं? ये आपने सही कहा कि उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी कि आयुर्वेद है। यूनानी उतनी पॉपुलर, उसकी वजह यह है कि यूनानी में जो ज्यादातर लोग जो हैं वो यूनानी में इसलिए नहीं जाते हैं कि कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि यूनानी भी वही पद्धति है जो आयुर्वेद में काम में ली जाती है। वो ये सोचते हैं कि या तो यूनानी में कुछ नॉन वेज किस्म की दवाइयाँ होती होंगी या कुछ अलग सिस्टम होता होगा। कई लोगों को, कई मरीज मेरे पास ऐसा है जिन्हें ये पता ही नहीं था कि आयुर्वेद और यूनानी में सेम दवाएं, सेम चीजें हैं। और यूनानी कोई बेसिकली नॉन वेज दवाइयां नहीं बनाती है। तो कई लोग तो उससे वो होते थे। दूसरा ये कि शुरू से जो है यूनानी को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी कि आयुर्वेद को दी गई। उसमें सभी शुरू से जो जो भी सरकारें रही हैं उनका भी इसमें बड़ा रोल है कि उतनी तवज्जो उनको नहीं दी गई। फिर कुछ हमारी यूनानी से कनेक्टेड तंजीमें बनी, ऑल इंडिया लेवल की, ऑल वर्ल्ड लेवल की। जिन जिन दो तंजीमों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक तो वर्ल्ड यूनानी फाउंडेशन है जिसके पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है मेंबर हैं। और वो पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में, कनाडा में और आपके अफ्रीका में, युगांडा में, सब जगह वो लोग यूनानी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यूनानी के ऊपर काम कर रहे हैं, यूनानी को पॉपुलर करने के लिए सेमिनार कर रहे हैं और काफी कुछ कर रहे हैं। एक तंजीम हमारी इंडिया लेवल की है, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस। वो भी हर साल यूनानी के लिए जो है बहुत बड़े बड़े वर्क करती है, बड़े बड़े सेमिनार करती है। हम लोग जो है ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगहों पे यूनानी के कैंप लगाते हैं जहाँ फ्री हम कंसल्टेशन करते हैं।
फ्री मेडिसिन देते हैं, यूनानी के बारे में लोगों को बताते हैं। और अभी पिछले 8-10 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे जो एक मेरे ग्रैंडफादर हुए हैं, बहुत वर्ल्ड फेम के हकीम अजमल खान साहब, जो फ्रीडम फाइटर भी थे, उनके नाम पे वर्ल्ड यूनानी डे डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो हर 12 फरवरी को हम वो वर्ल्ड यूनानी डे दिल्ली में और मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मनाते हैं। उसमें ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास यूनानी के जो हैं डॉक्टर्स आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, यूनानी के कॉलेज के प्रिंसिपल, स्टूडेंट सब आते हैं। उसमें हम अलग अलग अपने जरिए से यूनानी के बारे में बताते हैं। यूनानी में जो नए नए फॉर्मूलाज हो रहे हैं, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनको बारे में बताते हैं। तो उससे पूरे मीडिया में एक संदेश जाता है और पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में यूनानी के बारे में पहले के मुकाबले अब इसलिए ज्यादा जान रहे हैं कि मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया और मीडिया से पूरी दुनिया इस तरह से जुड़ चुकी है। तो हमें अब आसानी है यूनानी को पॉपुलर करने की, और पिछले 8-10 सालों में पहले से बहुत बेहतर यूनानी जो है पॉपुलर हुई है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि आप जैसे बता रहे हैं कि काफी सारी बीमारियां इससे ठीक होती हैं, तो मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि काफी लाइलाज बीमारियों का भी इलाज आपके पास है यूनानी दवाओं को मिलाकर, यूनानी और आयुर्वेद की। तो वो किस तरीके की बीमारियां हैं जिनका इलाज आप करते हैं यूनानी दवाओं के? बेसिकली प्रशांत जी, ऐसा है कि अगर स्टार्टिंग फर्स्ट एज का अगर खुदा ना खासा कैंसर भी हो तो हम उसे वो कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बिल्कुल रिमूव कर देते हैं। लेकिन उसमें यह है कि फर्स्ट स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ जाए। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका एलोपैथी में ट्रीटमेंट ही नहीं है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको दूं कि रोमेटिक पेन्स हैं, जोड़ों का दर्द जिससे गठिया वगैरह अपन कहते हैं, उसका एलोपैथी में सिवाय पेन किलर के कोई इलाज नहीं है। हमारे यहाँ उसका परमानेंट इलाज है। मरीज अगर सपोर्ट करे, मरीज को जो हम परहेज बताएं, रूमेटिक पेन है वो जड़ से खत्म हो जाता है। रूमेटिक पेन जैसा ही खतरनाक एक बीमारी और है साइटिका, उससे भी लोग बेपनाह परेशान होते हैं। वो एक ही पाँव में, दोनों में, लेफ्ट में या राइट में से किसी एक पाँव में होता है। एक वेन होती है साइटिका की जो कूल्हे से लेके अंगूठे तक आती है, वो ब्लॉक हो जाती है। एलोपैथी में कह देते हैं कि इसका ऑपरेशन करवाइए, और हम उस ब्लॉक नस को खोल देते हैं। और मरीज को कुछ मरीज 2 महीने में, कुछ को 3 महीने में, अलग अलग मरीजों के अलग अलग टाइमिंग्स हैं, क्योर हो जाते हैं वो। इसी तरह लीवर का इलाज है। लीवर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। लीवर एब्सेस है, इनलार्ज लीवर है, जॉन्डिस बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आदमी की जान पे बन आती है, उसका 99% है तो 100%, लेकिन 100% मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि 1% हमें ऊपर वाले पे भी छोड़ना चाहिए। 99% लीवर का किसी भी तरह के डैमेजेस का इलाज है। इसी तरह साइनस है प्रशांत जी। साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी के सर में इतना दर्द रहता है, इतना परेशान रहता है, 24 घंटे जुकाम रहता है। उसको एंटी एलर्जिक कह के एलोपैथी में ट्रीटमेंट दिया जाता है। जब तक वो लेता है जब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे वो बंद करता है वापस उसको वो की वही हालत हो जाती है। उसका बहुत बेहतरीन इलाज है हमारे पास। इसी तरह डाइजेशन है, जैसे मान लीजिए एमेबाइसिस है, इंडाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल और एसिडिटी, जो आज इंडिया के अंदर कम से कम हर तीसरे आदमी को है, जिसके बगैर वो बच ही नहीं सकता। क्योंकि हम जो खान पान, हम जो चीजें खा रहे हैं, उनमें सब में इतनी मिलावट है और इतना उसमें प्योरिटी नहीं है, तो हर दूसरा तीसरा आदमी जो है उससे वो रहता है। तो उसका डाइजेशन का हमारे पास बहुत बेहतरीन इलाज है, साइटिका का, माइग्रेन का, और कई ऐसी डिजीज हैं इंटरनल जो लेडीज को और जेंट्स को होती हैं, उनका भी हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। ठीक है, ये बहुत सारी, शायद करीब करीब मेरे हिसाब से तो आपने सभी बीमारियों का इलाज अब मेरे हिसाब से यूनानी दवाइयों के पास है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उम्मीद होगी कि हमारे दर्शक इस बात का संज्ञान लेंगे। डॉक्टर साजिद साहब, मुझे एक बात बताइए कि इतना कुछ होते हुए भी आप जैसे कि कह रहे हो कि
अभी तो खैर मीडिया थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। तो जब आज से जी जी 35 साल पहले जब आपने शुरू किया था और आज जी के अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों, उन सालों को और आज जी। के सालों को, तो कितना फर्क लगता है कि यूनानी दवाएं भी कितना ज्यादा उभर कर आई हैं इस समय में? इसमें प्रशांत जी, उसमें 35 साल पहले में और आज से, आज में जैसा कि मैंने कहा पिछले 8-10 सालों में यूनानी बहुत पॉपुलर हुई। यूनानी मेडिसिन के बारे में लोगों ने, अब जैसे आजकल नेट से इतना कनेक्टेड, गूगल से इतना कनेक्टेड हो गए हैं, एक उंगली दबाइए यूनानी के ऊपर और आपको पूरी दुनिया की खबर मिल जाती है। तो लोगों लोगों में वैसे भी अवेयरनेस बढ़ी है, और जिनको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड होता है हर्बल्स के अंदर, देसी दवाइयों में, फिर वो आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी को भी ढूंढते हैं। फिर वो ये तलाश करते हैं कि यूनानी के अंदर अच्छा डॉक्टर आपको कौन अवेलेबल है, वो भी उन्हें मिल जाता है गूगल के ऊपर सब। तो वो होते हुए, और हम जो ये सेमिनार कर रहे हैं पिछले 8-10 सालों, 10 साल तो आप मान 10 साल तो मुझे जुड़े हुए हो गए इन सारी तंजीमों से। तो इन 10 सालों के अंदर हमने अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पे सेमिनार किए, मेले लगाए। हर साल दिल्ली में हमारा एक उडमा के नाम से एक आयुष मेला निकलता है, आयुष डिपार्टमेंट के अंडर के अंदर। वो अभी तक तो हमने ज्यादातर तो जामिया मिलिया इस्लामिया में लगाया है। उसमें जितने इंडिया के जितने मैन्युफैक्चर हैं यूनानी के, वो सब इकट्ठे होते हैं, और सब अपनी अपनी मेडिसिन, अपने अपने जो रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आते हैं। वो हमारा करीब 5 या 6 दिन, एक हफ्ते चलता है वो। उसमें हर कंपनी अपने स्टॉल के ऊपर एक यूनानी डॉक्टर बनाती है, बैठाती है, और वो मरीज देखते हैं। हम हजारों की तादाद में इसके अंदर, इस सेमिनार में हम मरीज देख लेते हैं। उससे बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है पूरी दुनिया के। उसमें वो आते हैं अपने ये सारे रिपोर्टर्स वगैरह। जैसे अभी पिछले साल जब 11 अक्टूबर को हुआ था, तो बीबीसी वालों ने मेरा बीबीसी उर्दू वालों ने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया था। तो इस तरह से मतलब पॉपुलैरिटी के बहाने और पॉपुलैरिटी के तरीके दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं प्रशांत जी, और बड़ी खुशी होती है कि दिन ब दिन यूनानी को तरक्की मिल रही है। चलिए साजिद जी, अब हम हकीम साजिद से आते हैं लेखक साजिद जी की तरफ, शायर साजिद जी की तरफ आते हैं अब हम। तो साजिद जी, मुझे ये बताइए, आपने एक जगह लिखा है कि शायर से तुम उसके राज ना पूछो, वो खुद ही लिख देगा, बस आज ना पूछो। तो क्या क्या आपकी नज्म गजल में जो पढ़ रहा था उसमें आप आजकल की बातें काफी ज्यादा रख रहे हो। आपने एक बापू के ऊपर भी लिखा, आपने जो अभी जो आजकल के जो सिनेरियो जो चल रहा है उसके बारे में भी आप लिखते रहते हो। तो आपकी प्रेरणा जी स्रोत क्या है, जो कि मैं हर राइटर से पूछता हूँ कि किस लिए लिख रहे हैं आप? प्रशांत जी, प्रेरणा स्रोत तो ये आज भी और आज से पहले भी जितने भी शायर हुए हैं, जो उनके आसपास का माहौल है, जिस माहौल को वो देखते हैं, जिस चीज को वो महसूस करते हैं, जिस जुल्म को वो महसूस करते हैं, जिस अच्छाई को वो महसूस करते हैं, वो खुद ब खुद अल्फाज बन के उनकी शायरी के अंदर झलक जाता है। उसके लिए कोई अलग से कोई आप ये सोचें कि आदमी ये सोचे कि यार आज मैं ये लिखूंगा, ऐसा नहीं होता है। उसको जो माहौल मिलता है, उसके जो आसपास का जो माहौल है, वो जो देख रहा है, वो जो सुन रहा है, वो जो अखबारों में पढ़ रहा है, जो वो टेलीविजन पे देख रहा है, उन सबको देख के उसके जो दिमाग में ख्यालात आते हैं, अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरह से इजहार करते हैं। एक लेखक जो है उसके ऊपर आर्टिकल लिखता है, वो उसके ऊपर बोलता है, एक नेता उसके ऊपर लेक्चर देता है। हमारे दिमाग में जो आते हैं अल्फाज, वो शायरी बन के और मंजर आम पे आ जाते हैं। वो टीवी में भी हम बोल देते हैं, रेडियो पे भी आ जाता है, वो इस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाता है। तो ये आसपास का माहौल ही जो हमें प्रेरित करता है लिखने के लिए और अच्छा लिखने के लिए। साजिद साहब, एक, क्योंकि आपने एक बार जिक्र किया था मुझसे बात करते हुए कि मैंने 10,000 शेर याद किए। प्रशांत जी, थोड़ी सी आवाज आपकी थोड़ी सी। जी, मैं कह रहा हूँ आपने एक जिक्र किया था कि मैंने 10,000 शेर याद किए थे, तब जी मैंने लिखना शुरू किया था। तो उससे मुझे एक किस्सा याद आया कि राहत इंदौरी साहब शायद 18-19 साल के थे। राहत इंदौरी साहब जी 18-19 साल के थे। जी तो वो जी
एक बड़े शायर के पास गए, जावेद अख्तर जी के जो वालिद साहब थे उनके पास गए और उनको जाके बोलते हैं कि मुझे भी शेर कहने हैं। तो जी जावेद अख्तर के वालिद साहब कहते हैं कि जाओ पहले 10,000 शेर मुंह जबानी याद करके आओ। तो जी वो बोलते हैं कि 10,000 शेर तो मुझे मुंह जबानी याद है, और जी वो एक शेर का एक पहला मिसरा पढ़ते हैं और वो दूसरी लाइन उसके साथ साथ वो पढ़ देते हैं। तो जावेद अख्तर जी। के जो वालिद साहब थे वो कहते हैं कि तुम एक दिन बहुत बड़े शायर बनोगे। तो वैसा ही जान किस्सा। निसार अख्तर साहब थे वो, जी जी, जान निसार प्रशांत जी, अख्तर साहब। जान निसार अख्तर, जी हाँ जी मैं हाँ। नाम भूल गया था, माफ कीजिएगा, पर आप जी, शायर हैं तो आपको पता होगा। तो वो आप भी उसी अपने से वक्त भी, के और अपने जमाने के बहुत पाए के शायर थे। अगर आपको क्या ऐसा ऐसा जरूरी है कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है लिखने से पहले? मतलब किसी चीज में प्रशांत जी इंसान को इंटरेस्ट होगा तो नेचुरली उसके बारे में पहले वो पढ़ेगा। जैसे मुझे ये शौक था कि अच्छे शायरों को पढूं, अच्छे शेरो शायर सुनूं, और शुरू शुरू में मैं अपने दोस्तों को दूसरों के शेर सुना के, कोई पार्टी चल रही, कोई महफिल चल रही है, तो जब लोगों को पता था कि मुझे शेरो शायरी का शौक है तो वो कहते थे कि यार कोई अच्छा सा शेर सुनाओ। तो नेचुरली जब मैं अच्छे शेर याद करता था, अच्छे शायरों को पढ़ता था, तो फिर मुझे याद भी रहते थे। तो मैं छोटे मोटे फंक्शन में वो उन लोगों के शेर सुनाता था, उससे बड़ी वाहवाही मिलती थी, लोग बड़े खुश होते थे। तो अच्छे शेर पढ़ना, अच्छे शेर सुनाना, वो दिमाग में रखना, उसका बहुत बड़ा रोल है आपको एज ए शायर आगे लाने के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं, अच्छे शायरों को पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको कई जगहों पे जिंदगी के अलग अलग तजुर्बे मिल रहे हैं, नए तजुर्बे मिल रहे हैं, जिनसे कि आपकी जिंदगी को के बहुत करीब होते हैं, वो उन तजुर्बों से भी आदमी को लिखने की बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है प्रशांत जी। साजिद जी, क्योंकि आप इतने आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो नए शायर और जो कवि आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जी, कि उनको बुनियादी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए लिखने के लिए? अगर बुनियादी शुरुआत की बात करें प्रशांत जी, तो कोई भी नया कवि, नया शायर जो आए, उसे अपने कलाम के अंदर अपने पुख्तगी लाना बहुत जरूरी है। वो पुख्तगी ऐसी होनी चाहिए कि उसका कलाम, उसका गाना वो फिल्मों में लिखता है तो उसका वो कलाम लोगों को याद रहे, लोगों को वाह वाह करने को मजबूर कर दे। ऐसा कलाम या ऐसी गजल या ऐसी कविता ना हो कि सुनने के बाद आदमी जो है उसके सर के ऊपर से निकल जाए। और कम से कम मैं तो ये समझता हूँ कि शायरी के अंदर कभी भी छिछोरापन नहीं आना चाहिए, उसके अंदर पुख्तगी, अल्फाजों की अहमियत और अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि आजकल हर इंसान तो उर्दू जानता नहीं प्रशांत जी, तो आप अपने अल्फाजों में ऐसे उर्दू के कई ऐसे अल्फाज हैं जो इस्तेमाल करें जो आम आसानी से अगले आदमी को समझ में आ सके। अब जो अभी मैं और आप जो बात कर रहे हैं, ये प्योर हिंदी तो हम नहीं कह सकते, इसको हिंदुस्तानी ही कहेंगे। इसी लैंग्वेज में आदमी चाहे तो शेरो शायरी भी कर सकता है। आपने आपने मेरे कलाम पढ़ा होगा, आपको आपको एक भी वर्ड ऐसा नहीं लगा होगा जो बड़ा डिफिकल्ट हो और इसको ढूंढने के लिए डिक्शनरी निकालनी पड़े। तो मेरा मतलब है, अगर शायर और कवि आम अल्फाज में जो हमारी और आपकी बोलने के अल्फाज हैं उसमें शेरो शायरी करे तो आम आदमी तक बहुत अच्छी तरह पहुंच सकती है और वो उसको कबूल कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपका आपके जो बताए हुए जो लेसन्स है वो हमारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जरूर देखेंगे, दर्शक जरूर देखेंगे और समझेंगे उनको। डॉक्टर साजिद साहब, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, पर दुख ये है कि हमारे पास समय कम है। हम कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा आपसे एक इंटरव्यू दोबारा लिया जाए, पर आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह। और मेरे बिल्कुल मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपका भी शुक्रिया। और मेरे इंटरव्यू से अगर कुछ लोगों को फायदा पहुंचता हो और कुछ लोग इससे कुछ हासिल कर सकें तो मेरे लिए बड़ी बायस मसरत की खुशी की बात होगी प्रशांत जी। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।